हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी एजुकेशन। मैं चांदनी फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो विशेष रूप से पेपर फर्स्ट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम सब एनसीईआरटी बुक क्लास 4 का लेसन 12 से लेकर लेसन 16 तक का ईवीएस के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 3 का ईवीएस का टोटल तथा क्लास 4 का लेसन 1 से लेकर लेसन 11 तक का भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है और अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगे कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेसन 12, कैसे कैसे बदले घर। इस लेसन में चेतन दास अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखते हैं। वे इस लेसन में 9 साल की उम्र से लेकर बुढ़ापा तक कैसे कैसे घर बदले उसके बारे में ये बताते हैं। वे बताते हैं कि चेतन दास के पिता किस प्रकार के घर बनाए, उसके बाद खुद चेतन दास घर की थोड़ी मरम्मत करवाए, फिर उनके बेटे ने भी उसमें कुछ बदलाव किए और अब घर की दीवारें पक्की ईंट से बनवाई गई है, जो पहले मिट्टी और भूसा मिलाकर बनाया गया था। तो वही सारे बदलाव के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है गाजी खान पाकिस्तान में है। इस पॉइंट को देख लीजिएगा कि गाजी खान पाकिस्तान में है। उसके बाद में अगला टॉपिक है हरियाणा। हरियाणा के बारे में इस चैप्टर में दिया गया था। तो सोहना गांव हरियाणा में है। तो जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय जो चेतन दास थे वे गाजी खान जो पाकिस्तान में है पहले वहां रहते थे, लेकिन वहां से उनके पिता दिल्ली आए और दिल्ली से होते हुए वे हरियाणा आए और उसके बाद हरियाणा में आने के बाद और वहाँ उनके पिता ने एक घर बनाया और वे किस प्रकार घर बनाया गया उसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा है। तो यहाँ मिट्टी में भूसा मिलाकर दीवार बनाई गई। देखिए यहाँ पे मिट्टी में भूसा मिलाया गया किसके लिए? तो दीवार बनाने के लिए। वहाँ गोबर तथा मिट्टी मिलाकर जमीन पर लिपाई किया जाता है, इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि मिट्टी में गोबर मिलाने से कीड़े नहीं लगते हैं, इस पॉइंट को देख लीजिएगा। वहाँ के घरों के छत के फट्टे जोड़ कर एक फ्रेम बनाया जाता है और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया जाता है। ना का जो घर होता है वहाँ के घरों के छत के लिए फट्टे जोड़कर एक फ्रेम बना दिया जाता है और उसके बाद उसके दीवारों पे उसे टिका दिया जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है छत के लकड़ी के फट्टे में दीमक ना लगे, इसके लिए नीम और कीकड़ की लकड़ियाँ इस फ्रेम पर बिछा दी जाती है। छत की लकड़ी के फट्टे में दीमक नहीं लगे उसके लिए नीम और कीकड़ की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, जो क्लास 3 चैप्टर 18 में ऐसे भी होते हैं घर, उसमें घर के बारे में चर्चा किया गया था। तो वहाँ पे हम लोग असम के घर के बारे में देखे थे और असम के मोलन गांव के बारे में देखे थे और राजस्थान का घर किस प्रकार होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो वहीं पे शायद आप लोग भूल गए होंगे और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ भी छतों के घरों में नीम और कीकड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। वहाँ पे नीम और कीकड़ की लकड़ी का प्रयोग छत में इसलिए प्रयोग किया जाता था क्योंकि उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। और हरियाणा में भी छत के फट्टे में दीमक न लगे इसके लिए नीम और कीकड़ की लकड़ियाँ इस फ्रेम पर बिछा दी जाती है। इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा क्योंकि राजस्थान और हरियाणा में दोनों में इसी प्रकार के घर के बारे में बताया गया है, लेकिन बस वहाँ पे जो है राजस्थान में भी मिट्टी और भूसा मिलाकर दीवारों को लीपा जाता था जिससे मिट्टी टूटे नहीं, और यहाँ भी मिट्टी में भूसा मिलाकर दीवार बनाई जाती है। इसके बाद में अगला पॉइंट है, इसके बाद छत पर पुरानी बोरियां बिछाकर मिट्टी से लेपा जाता है। यहाँ पे जो है यानी कि हरियाणा में जो है छत पे पुरानी बोरियां बिछाकर मिट्टी से लेपा जाता है। फिर इस पॉइंट को भी ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं लेसन 13 पहाड़ों से समुंदर तक। इसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें नहीं दिया गया था
तो इसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से पहाड़ों से नदी निकलती है और शहरों से होकर गुजरती है। पहाड़ों से जब पानी निकलती है तो वहाँ पानी शुद्ध रहता है क्योंकि आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं। उसके नीचे जैसे ही पानी आती है तो पेड़ पौधे कम होने लगते हैं। फिर जब शहर में आती है नदी तो उसके पास घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है और कारखाने वगैरह होते हैं। तो उन सबों की जो गंदी पानी होती है वो नदी में जाकर मिल जाती है, तो पानी प्रदूषित होने लगता है। पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो भी सब मरने लगते हैं। यही सब इस लेसन में बताया गया है। सीटेट के लिए इस लेसन से कोई टॉपिक नहीं था, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा उससे मैं यहाँ बता रही हूँ। पहला जो पॉइंट है ये है कपड़े धोने, जानवरों को नहलाने और बर्तन धोने से नदी का पानी गंदा होता है। ये जो पहला पॉइंट था। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। इसको देख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद में अगला पॉइंट है पानी में तेल नहीं घुलता है। इसको भी देख लीजिएगा। इसके लोग चलते हैं लेसन 14 पे। बसवा का खेत। बसवा एक नाम है, वो किस प्रकार खेती करता है और किस प्रकार खेती के द्वारा वो अपने जमीन को उपजाऊ बनाता है, यही सब इसके बारे में दिया गया है। तो सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है कर्नाटक। तो कर्नाटक में क्या होता है, तो वो प्याज होता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कर्नाटक में प्याज सबसे अधिक उपजाई जाती है। इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। प्याज लगाने का सबसे उचित समय जुलाई महीना होता है। इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा कि प्याज लगाने का सबसे जो उचित समय होता है वो जुलाई का महीना होता है। प्याज के 20 से 20 दिन में छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं। इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद एक नोट है, जब प्याज के पत्ते पीले होकर सूखने लगते हैं तब प्याज का फसल तैयार हो जाता है। इस समय अगर प्याज जमीन के अंदर से नहीं निकाला गया तो ये अंदर में ही सड़ जाते हैं। इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वेलबनिका गांव कर्नाटक में स्थित है। इस वेलबनिका गांव की चर्चा है, तो वेलबनिका गांव कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद में अगला पॉइंट है वैसे पौधे जो बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं खरपतवार कहलाते हैं। तो एग्जाम में हो सकता है खरपतवार के बारे में आपको पूछ दे, तो वैसे पौधे जिसे बोया नहीं जाता और खुद ही अपने आप ही वो उग जाता है वो खरपतवार कहलाता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है खूंटी। खूंटी क्या है, तो कर्नाटक में छोटी कुदाल को खूंटी कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे कुदाल होता है उसी तरह कर्नाटक में जब छोटा कुदाल होता है उसे खूंटी कहा जाता है। इससे खेत की मिट्टी को मुलायम या नरम किया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए खूंटी किस प्रकार होती है, यहाँ देखिए इसे ही खूंटी कहा जाता है। इसी से जमीन को मुलायम तथा नरम किया जाता है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है कुड़ीगे। यह हल में लगा होता है जो एक नलकूप की तरह होता है जिसमें बीज डाला जाता है और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया जाता है। इस टॉपिक को भी ध्यान से देख लीजिएगा कि कुड़ीगे क्या होता है। ये सब जो है कर्नाटक में बोली जाती है, खूंटी, कुड़ीगे और इलीगे। तो ये देखिए कि कुड़ीगे कैसी होती है। ये देखिए ये है कुड़ीगे, ये नलकूप की तरह होता है और इसी के अंदर बीज डाला जाता है और जब बीज डाल दिया जाता है तो वो ज़मीन में जाता है तो उसको ऊपर से मिट्टी से फिर ढक दिया जाता है। इसके बाद में अगला टॉपिक है इलीगे। इलीगे फसूल को कहते हैं। इसकी मदद से प्याज के पौधे को अलग कर दिया जाता है। जब हम लोग फसूल का यूज़ करते हैं जिससे सब्जी काटा जाता है, आजकल तो फसूल का यूज़ कम हो गया है क्योंकि सभी लोग चाकू से ही सब्जी काट लेते हैं, लेकिन इलीगे जो है वो फसूल के जैसा होता है जिसकी मदद से प्याज के पौधे को अलग किया जाता है। तो देखिए इलीगे कैसी होती है। देखिए ये इलीगे है, इसे फसूल कहते हैं और इसी की मदद से प्याज के पौधे को अलग किया जाता है। के बाद हम लोग आते हैं लेसन 15 मंडी से घर तक। तो इस चैप्टर में भी सीटेट के लिए कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं थे, बस इसमें थोड़ी सी कहानी है जिसमें एक वैशाली नाम की लड़की है, उसके पिताजी जो है सब्जी बेचते हैं और उस सब्जी बेचने में उसके घर के पूरे परिवार एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और उसके बाद ये घर के सारे लोग सुबह 3 बजे उठते हैं और उसी समय से वो अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद वो सब्जी को तैयार टोकरियों से निकालते हैं, फिर ताज़ा सब्जी को मंडी में ले जाते हैं, मंडी जाते हैं और फिर घर आते हैं। यही सब इसमें दिया हुआ था। ये सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं था। अगला लेसन है
16 चू चू करती आई चिड़िया। ये जो लेसन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इस लेसन से हमेशा सीटेड में एक या दो क्वेश्चन इससे रहते ही हैं। तो इस लेसन को आप एकदम ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर में गिजूबाई बधेका एक बच्चे को लेटर लिख रहे हैं जिसमें वो पक्षियों के बारे में ये बता रहे हैं कि कौन सी पक्षी कैसी होती है। तो ये पूरे चैप्टर में सिर्फ पक्षियों के बारे में ही दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है गिजूभाई बधेका। इसमें पहला पॉइंट है, ये गुजरात के रहने वाले थे। ये बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ एवं पत्र लिखते थे। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि गिजूभाई बधेका कहाँ के रहने वाले थे, तो वो गुजरात के। और वे क्या करते थे, तो बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ एवं पत्र लिखते थे। उसके बाद में है, इनकी कहानियों में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। ये चैप्टर में ये चू चू करती आई चिड़िया, यानी कि इसमें चिड़ियों के बारे में ही दिया गया है। तो ये जो है गिजूभाई बधेका जो है वो पक्षियों के बारे में इस कहानी में बता रहे हैं कि आसपास में कैसी पक्षी क्या करती है, वो कैसे घोंसले बनाती है, उसके बारे में ये बता रहे हैं। सबसे पहले जो पक्षी के बारे में बता रहे हो, फाख्ता। फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में घोंसला बनाती है। देख लीजिएगा कि फाख्ता पक्षी कहाँ बनाती है, तो वो कैक्टस के कांटों के बीच में और मेहंदी की मेढ़ में अपना घोंसला बनाती है। उसके बाद कलचीरी। कलचीरी इंडियन रोबिन को कलचीरी कहा जाता है। कलचीरी के घोंसले पत्थरों के ढेरों के बीच में बने होते हैं। देखिएगा यहाँ पे कलचीरी का जो घोंसला होता है वो पत्थरों के ढेरों के बीच में बना होता है। ये अपना घोंसला घास से बनाती है। घास के साथ इसमें पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, फूल, रुई सब बिछा रहता है। ये पत्थरों के बीच बने घोंसले में अंडे देती है। देख लीजिएगा कि कलचीरी जो है वो पत्थरों के बीच बने घोंसले में अपना अंडा देती है। और ये अपना घोंसला किस किस चीज से बनाती है कलचीरी, तो ये घास से बनाती है और घास के साथ इसमें पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, फूल, रुई सब बिछा देती है। उसके बाद में अगला जो है वो कौवा के बारे में दिया गया है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं होती है। ये सब जो है किसके घोंसले में क्या क्या सामान रहता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सी पक्षी अपने घोंसले में किस सामान का यूज़ करती है, ये एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीटेड में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पे घोंसला बनाती है और अपने घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं रखती है। उसके बाद कोयल है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। एकदम ध्यान दीजिएगा कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। ये एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये एक बार एग्जाम में ये पूछा गया भी प्रश्न है। कौवे अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेवता है। देख लीजिएगा इसको भी। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है और कौवे अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेवता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है चील। चील अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाता है। देख लीजिएगा कि चील अपना घोंसला जो है सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाता है। इसका घोंसला 4-5 फीट चौड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चील अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करती है। ये जो घोंसला बनाती है उसी घोंसले को कितने सालों तक वो उसका प्रयोग करती है। तब तक के लिए इतना ही। ये लेसन थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा है। इस लेसन का आधा कंप्लीट करवा चुकी हूँ, बाकी का आधा अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं और या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।